करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इस दोहे का अर्थ यह है कि बार बार अभ्यास करने से मूर्ख भी बुद्धिमान बन जाता है। ठीक वैसे ही जैसे बार बार रस्सी के आने जाने से, अर्थात बच्चों आपने देखा होगा कि कुएं के चारों तरफ पत्थर की जो दीवार होती है उस पर रस्सी के ऊपर आने जाने से जब पत्थर जैसी कठोर वस्तु पर निशान बन सकते हैं, तो अगर हम एक ही विषय का बार बार अभ्यास करेंगे तो हम भी उस विषय के जानकार हो जाएंगे। मैं एनी कुंडलिया कक्षा 4 के बच्चों का हिंदी की कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों आप लोग पहले व्याकरण में भाषा, वर्ण, लिपि और व्याकरण पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। संज्ञा, तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम वो किसी का भी हो सकता है, व्यक्ति का नाम या फिर प्राणी का नाम, प्राणी अर्थात पशु पक्षी, तो व्यक्ति का नाम, प्राणी का नाम, वस्तु का नाम, जितनी भी वस्तुएं होती है उन सब के नाम को हम संज्ञा कहेंगे। स्थान, कोई भी जगह का नाम होता है उसे भी बच्चों हम संज्ञा कहते हैं। इसके अलावा भाव के नाम को भी संज्ञा कहा जाता है, भाव के नाम। अब व्यक्ति के नाम, तो व्यक्ति के नाम में किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, चाहे वो लड़का हो या चाहे वो गीता, ये जो जिसके भी नाम होंगे उसे हम संज्ञा कहेंगे। प्राणी मतलब पशु या पक्षी, फिर वो शेर भी हो सकता है या फिर पक्षी भी हो सकते हैं। इस तरह से इन सब को हम संज्ञा कहेंगे। वस्तु का नाम, वस्तु मतलब किताब जो निर्जीव है, किताब, मेज, इन सबको भी हम संज्ञा ही कहेंगे क्योंकि ये नाम है। स्थान, बोकारो एक जगह का नाम हुआ, गांव। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ गांव लिखा है, तो वो कोई भी गांव हो सकता है लेकिन वो नाम है। इस तरह से स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। भाव से उदासी, उसके खिलौने टूट गए तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई, तो यह उदासी। ईमानदारी, रोहित को ईमानदारी का इनाम मिला, तो यह उसके गुण को बताता है। तो जो संज्ञा शब्द किसी के गुण, दोष, भाव को बताता है उसे भी हम संज्ञा ही कहेंगे। इस तरह से किसी भी नाम शब्द को संज्ञा कहते हैं। वो किसी का भी नाम हो सकता है, व्यक्ति का, प्राणी का, वस्तु का, स्थान का या फिर भाव। इस तरह से ये हुआ हमारा संज्ञा। तो बच्चों इस तरह से संज्ञा की परिभाषा है किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम राम, चेतना, दादा, पापा, राहुल इत्यादि। कोई भी व्यक्ति के नाम होंगे उसे हम बच्चों संज्ञा कहेंगे। ठीक उसी तरह प्राणियों के नाम में शेर, चीता, हाथी, बंदर इत्यादि। वस्तुओं के नाम जैसे किताब, कुर्सी, खिलौना, कलम इत्यादि। स्थानों के नाम दिल्ली, बोकारो, पटना, कोलकाता आदि। कोई भी स्थान का नाम रहेगा उसे हम संज्ञा कहेंगे। भावों के नाम,
जैसे प्रसन्नता, उदासी, ईमानदारी, मिठास। भाव का अर्थ हुआ कि किसी के भी गुण, दोष जो भाव बताते हैं उन्हें भी हम संज्ञा ही कहते हैं। इस तरह से बच्चों किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम बताने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। बच्चों, संज्ञा की परिभाषा को जानने के बाद अब हम संज्ञा के भेद के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। संज्ञा की परिभाषा को जानने के बाद अब हम संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पहले हम पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि नाम कई तरह से होते हैं। कुछ नाम सामान्य होते हैं तो कुछ नाम विशेष होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ बालक, तो बालक से हमें पता चलता है कि मैं किस बालक के बारे में बात कर रही हूँ? नहीं। लेकिन अगर मैं कहती हूँ रोहन, तो ये एक विशेष व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, विशेष व्यक्ति के। इस तरह से विशेष व्यक्ति के बारे में बोला जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगर मैं यहाँ कहती हूँ कुत्ता, तो कुत्ता से हमें नहीं पता चलता है कि मैं किस कुत्ते के बारे में बात कर रही हूँ, इसके अंतर्गत सब कुत्ते आ गए। लेकिन मैं अगर कहती हूँ शेर, तो यह एक विशेष कुत्ते के बारे में बात की जा रही है। उसी तरह से अगर मैं कहूँ शहर, तो शहर से हमें नहीं पता चलता है कि कौन सा शहर है। लेकिन अगर हम कहें बोकारो, तो एक विशेष शहर के बारे में बताया जा रहा है। तो इस तरह बच्चों किसी भी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान के बारे में बताया जाए तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। विशेष व्यक्ति अर्थात महात्मा गांधी एक विशेष व्यक्ति का नाम है। रामायण एक विशेष पुस्तक का नाम है। बोकारो एक विशेष शहर का नाम है और कुत्ता एक विशेष प्राणी का नाम है। इस तरह बच्चों किसी भी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद अब हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। जातिवाचक संज्ञा बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपने पढ़ा कि किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में जिसे हमें पता चले उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा में अगर हमें किसी भी विशेष के बारे में नहीं, सामान्य, अगर मैं कहती हूँ कि बालक बगीचे में खेल रहा है, तो यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन बालक, मतलब बालक की पूरी जाति का बोध होता है। तो इस तरह से इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। बगीचा, मैंने
किताब पढ़ रही है कि गणित की किताब पढ़ रही है या हिंदी की किताब, ये नहीं जानते, उसके अंदर सारी किताब आ जा रही है। तो इस तरह बच्चों एक ही जैसे प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे उसकी पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। इस तरह बच्चों जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जैसे प्राणियों, वस्तुओं या स्थान का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे बालक, बालक से हमें नहीं पता चल रहा है कि किस बालक के बारे में बात हो रही है, यहाँ बालक की पूरी जाति के बारे में बात हो रही है। इस तरह से बालक जातिवाचक संज्ञा है। अगर मैं कहूँ पुस्तक, पुस्तक से हमें नहीं पता चल रहा है कि कौन सी पुस्तक है, वह हिंदी की पुस्तक है, अंग्रेजी की पुस्तक है या गणित की पुस्तक है। तो इस तरह से पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। तो इस तरह बच्चों जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जैसे प्राणियों, वस्तुओं या स्थान का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। बच्चों अभी तक आप संज्ञा के दो भेद के बारे में पढ़ चुके हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। अब हम संज्ञा के तीसरे भेद भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। भाववाचक संज्ञा, संज्ञा के जिन शब्दों से व्यक्ति के गुण, दोष, भाव आदि का पता चलता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे करीब, प्रसन्नता से उछल पड़ा, उछल पड़ा। तो करीब खुशी के मारे उछल पड़ा, तो उसमें कैसा भाव दर्शा रहा है? प्रसन्नता का। रोहित को ईमानदारी का पुरस्कार मिला। मतलब रोहित ने ईमानदारी से काम किया था इसलिए उसे पुरस्कार मिला, तो यह उसके गुण को दर्शा रहा है। रीता घबराहट से रो पड़ी, रीता से कुछ गलती हो गई जिसके कारण उसे डर लग रहा था, वो घबरा रही थी, तो ये घबराहट उसका बता रहा है भाव। इस तरह से बच्चों प्रसन्नता, ईमानदारी, घबराहट ये सब भाववाचक संज्ञा होते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, भाव आदि का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को पढ़ने के बाद अब हम भाववाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, दशा या भाव का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घबराहट, प्रसन्नता, ईमानदारी, ये सब व्यक्ति के गुण, दोष और भाव को बता रहे हैं, इसलिए इन सब शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ईमानदारी से हमें ईमानदार होने के भाव का पता चलता है, प्रसन्नता से हमें खुशी होने के भाव का पता चल रहा है और घबराहट से घबराने के भाव का पता चलता है। तो इन भाव बताने वाले शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों अब हम जातिवाचक संज्ञा के भेद के बारे में जानेंगे। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा जिससे जिन शब्दों से पूरे समूह का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। सामान्य रूप से इनसे पूरी जाति का बोध होता है, इसलिए इसे हम जातिवाचक संज्ञा के भेद में पढ़ते हैं। जैसे कि गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, तो इसे पूरे चाबियों के समूह का बोध हो रहा है, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा है। गुलदस्ता, गुलदस्ता किससे बनता है? फूलों से, तो फूलों का गुलदस्ता, ये फूलों के पूरे समूह का बोध हो रहा है, इसलिए इसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। गुलदस्ता, सेना, कक्षा, गुच्छा ये सब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण। जिन वस्तुओं को नापा या तौला जा सके उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पानी, दूध, कपड़ा। सोना को हम
तौल सकते हैं, इसलिए यह नाम हुआ, इसलिए इसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यह धातु है, एक तरह का पदार्थ भी है, इसलिए इन सबको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सोना के अंतर्गत उसके पूरे जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा का भेद है। पानी, दूध, कपड़ा, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। संज्ञा की परिभाषा आपने जान ली। किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी भी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के बोध को बताने वाले शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे महात्मा गांधी, रामायण, हिमालय पर्वत इत्यादि। उस तरह से जातिवाचक संज्ञा में एक ही जैसे व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं या स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे इमारत, बालक, पुस्तक इत्यादि। और भाववाचक संज्ञा किसी भी व्यक्ति के गुण, दोष, भाव आदि बताने वाले शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे क्रोध, उदासी, बचपना, बुढ़ापा आदि। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद को हम पढ़े, जैसे समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में उसके पूरे समूह का बोध होता है, जैसे गुलदस्ता, कक्षा इत्यादि। और द्रव्यवाचक संज्ञा जिन वस्तुओं को नापा या तौला जा सके उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, घी, कपड़ा इत्यादि। उम्मीद करती हूँ कि आप संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेद को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस कोरोना संक्रमण काल में आप घर में रहेंगे और अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।